नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और इंडिया टीवी पर चुनावों की महा कवरेज जारी है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और गाजियाबाद से एक बार फिर बीजेपी ने जनरल वीके सिंह को टिकट दिया है। 2019 की चुनावी जंग को बीजेपी कैसे जीतने जा रही है, इसका प्लान बताने के लिए हमारे साथ खुद इस वक्त जनरल वीके सिंह जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी का। सर, पिछली बार गाजियाबाद में आपने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। 5.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से राज बब्बर को हराया था। 14 प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त करा दी थी आपने। क्या इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत का है या इस रिकॉर्ड को तोड़ने का भी लक्ष्य है आपका? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था। अब की बार भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पुनः गाजियाबाद से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। और जिस प्रकार उनके चुनाव से पिछली बार अच्छी जीत हासिल हुई थी, अब की बार भी लगता है कि वो या उससे अच्छी जीत हासिल होगी। तो मतलब माने कि इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है? देखिए, जिस प्रकार देश को मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में चलाया है, वो एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। और जहाँ तक जनमानस का सवाल है, उन तक जो चीज़ें पहुँची हैं वो अपने आप के अंदर सबको प्रेरित करती हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी पुनः आए, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और हम सब मिलकर देश की सेवा करें। ठीक है सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली दफा मोदी लहर थी और इसलिए आपको रिकॉर्ड जीत मिल गई, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है और इसीलिए आपकी राह आसान नहीं होगी। क्या आप मानते हैं ये गठबंधन आपके लिए, पार्टी के लिए चुनौती है? देखिए, हर जनरल हर चुनौती को स्वीकार करता है। मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन 5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके अनुरूप मैंने कार्य किया है। आज गाज़ियाबाद की एक नई छवि है। गाज़ियाबाद पूरे देश के अंदर 13वां सबसे स्वच्छ शहर है। हमारी 2 नगर पालिकाएँ, हमारी नगर निगम स्वच्छता के अंदर उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रही है। जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जो 30-30, 40-40 साल से नहीं हुई थी, वो गाज़ियाबाद में हुई हैं। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि गाज़ियाबाद का विकास मेरा उद्देश्य है और जनता को इसका पता है। तो अब की बार वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक गठबंधन पर विकास का काम हावी होगा, लेकिन क्या प्रियंका गांधी जो चुनाव प्रचार कर रही हैं उससे आपको कोई चुनौती दिखती है? कोई मुश्किल पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है? देखिए, कई बार हम सब लोग अतिशयोक्ति करते हैं। प्रियंका जी बहुत सालों से प्रचार कर रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, अब की बार थोड़ा उनके बारे में प्रचार ज़्यादा किया गया कि जी फलां जगह जाएंगी, फलां जगह जाएंगी, लेकिन प्रचार के अंदर, चुनाव के अंदर वो हमेशा से उनको इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं सोचता कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो बोट यात्रा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वाराणसी जाकर लोगों से मिल रही हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए, मैं तो सीधा साधा फौजी हूँ, पर मैं एक चीज़ अब समझने लगा हूँ कि ड्रामेटिक्स का, ऑप्टिक्स का, एक तरह से ढोंग का राजनीति में बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। कोई जनेऊ पहनने लगता है, कोई मंदिरों में जाने लगता है, कोई घंटियाँ बजाने लगता है। अब बोट यात्रा हो रही है, जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, जनता को सब पता है। ठीक है सर, आपने प्रियंका गांधी को भी खारिज कर दिया, सपा बसपा के गठबंधन को भी खारिज कर दिया, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है सर कि सपा बसपा गठबंधन की वजह से यूपी में बीजेपी 30 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। आपका आकलन क्या है? देखिए कि ये सवाल बहुत से बार मुझसे पूछा गया है। गठबंधन शब्द विवाह से लिया गया है। 32 गुण मिलते हैं तो गठबंधन अच्छा होता है। अब आप खुद विश्लेषण करिए, क्या वो गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते दोनों के बीच में। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करना चाहता हूं, गाजियाबाद, जहां आपको दोबारा मैदान में उतारा गया है। ऐसे 2 काम बताइए जिससे आप ये मान रहे हैं कि गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह की जीत पक्की है। देखिए, दिक्कत ये है कि काम इतने हुए हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड 2014 में नेशनल हाईवे 24 की थी। आज
जो लोग और हमारे बहुत से मीडिया कर्मी गाज़ियाबाद में रहते हैं, जिस गति से वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, पहले नामुमकिन था, अब मुमकिन है। सर एक विवादित बयान है रामगोपाल यादव का, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो पुलवामा हमले पर सवाल उठा रहे, कह रहे कि अगर वो सत्ता में आए तो जांच कराएंगे और बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे इसमें। देखिए, मैं रामगोपाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर हैं, बहुत गंभीर बातें करते हैं, कई बार मुस्कुरा के बात करते हैं तो समझ लीजिए मजाक कर रहे हैं। सर लेकिन ये सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं है सर, ये बड़ा आरोप है और ऐसे में सवाल जो उठ रहा है उससे सेना पर लोगों का जो विश्वास है वो कम नहीं होगा क्या? ऐसा है कि कई बार कई लोग कई चीज़ें बोल देते हैं, कई बार गुस्से में बोल देते हैं, कई बार मजाक में बोल देते हैं, कई बार हास्य में बोल देते हैं, तो मैं इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता और जनता भी ऐसी चीज़ों को सीरियसली लेके नहीं चलती। ठीक है सर, क्या आप अपनी चुनावी रैलियों में एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाएंगे, उसका जिक्र होगा? देखिए, मैंने तो पहले भी एयर स्ट्राइक का मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा एयर स्ट्राइक का नहीं है, मुद्दा एक निर्णायकता का है, एक का किस प्रकार फैसला लिया जाता है, मुद्दा उसका है। और अगर भारत ने एक ऐसा निर्णायक फैसला सबके सामने रखा है कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा, तो मुद्दा वो है, उसके अंदर क्या क्या करेगा वो चीज़ें नहीं। ठीक है सर, कुछ वादे बीजेपी ने किए थे 2014 में, उसमें एक वादा राम मंदिर का था। आप लोगों के बीच जाएंगे और वो राम मंदिर पर सवाल पूछेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, सबको पता है कि राम मंदिर कहाँ है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस दिन राम जी ने चाहा उस दिन रामलला प्रकट हो गए, जिस दिन राम जी चाहेंगे उस दिन मंदिर बन जाए। राम जी के चाहने से मंदिर बनना है सर, तो बीजेपी को वोट क्यों दे फिर लोग? बीजेपी को वोट इसीलिए देंगे क्योंकि हम सब राम भक्त। सर लोग पूछेंगे 15 लाख अकाउंट में नहीं आए तो इसका जवाब क्या दीजिएगा? देखिए, जनता को पता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन पिछले 5 वर्षों में आपको दाल की किल्लत आई? आपका आंसर होगा नहीं आई। आपको गैस की लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ा? आपका आंसर होगा नहीं होना पड़ा। जनता को इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, जनता को पता है कि अच्छे दिन और 15 लाख कहाँ पर है। सर नौकरी को लेकर भी तो सवाल पूछा जाएगा, सरकार क्या जवाब देगी इस पर? एनएसएसओ का डेटा सच माने लोग या सीआईआई की रिपोर्ट में जो डेटा है उसको सच माने? ऐसा है कि मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उस डिपार्टमेंट को मैंने हेड किया है बतौर राज्य मंत्री, और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि वहाँ पर बड़ी निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है और आंकड़े बिल्कुल ठीक लिए जाते हैं। जहाँ तक नौकरी पेशे का सवाल है, नौकरियाँ 2 हिस्सों के अंदर होती हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। 90% काम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अब आप आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के कैसे ही पेश कर दीजिए, बोल दीजिए कि जी नौकरी नहीं मिली। आपको अगर आंकड़े दिए जाएं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर दिए थे, ज़रा उस भाषण को सुनिएगा और उसके अलावा और चीज़ें उसमें जोड़ते जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो मतलब ये है सर कि जब बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उसका मतलब ये नहीं था कि सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी मिलेगी, लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर या स्वावलंबी बनाने की बात थी। देखिए, ऐसा कोई लीक रिपोर्ट नहीं होती। ये जो कहते हैं जी रिपोर्ट लीक हो गई, कहीं किसी ने ड्राफ्ट उठा के किसी को दिखा दिया होगा, वो ड्राफ्ट कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, वो तो इस समय मैं डिपार्टमेंट नहीं देख रहा था, नहीं तो मैं बता सकता था आपको। मानकर चलिए, अगर देश के अंदर X नंबर की गाड़ियां बिकी पिछले 5 साल के अंदर, उस X में से आप आधी घटा दीजिए कि शायद इनको ये प्राइवेट गाड़ियां थी, चालक जो है वो खुद स्वयं चालक था, जो बाकी आधी गाड़ियां हैं उनके लिए तो कोई ड्राइवर होगा ना, किसी को नौकरी तो मिली होगी। अब आप नौकरी चाहें कि जी वो जॉइंट सेक्रेटरी बनना चाहिए, सरकार के अंदर नौकरी नहीं है, किसी भी सरकार में, किसी भी देश के अंदर दुनिया में ये 10% नौकरी है सिर्फ, बाकी 90% इस तरह की नौकरी। मतलब सरकारी नौकरी की उपेक्षा की बात जो है वो नहीं कर रहे आप। खैर, एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है सर, क्या इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को जो सबक हम सिखाना चाहते थे उसने वो सबक सीखा ही नहीं? मैं कहना चाहूँगा, क्या एयर स्ट्राइक या और कोई कार्रवाई सिर्फ इसलिए होती है कि कश्मीर के अंदर शांति हो जाएगी?
हर चीज़ का एक अलग ध्येय होता है, एक अलग लक्ष्य होता है। और मैंने आपको बताया, एयर स्ट्राइक ज़रूरी नहीं थी, ज़रूरी यह है कि आपने ये बता दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, वो चीज़ ज़रूरी है। और मानकर चलिए 2-4 दिन की ये छुटपुट जो चल रही है, उसके बाद आप देखिएगा इसका एक स्थायी हल निकलने वाला है, एक स्थायी इसका इफेक्ट होने वाला है। ठीक है सर, आखिर में एक सवाल कि क्या 2019 में बीजेपी अपने बूते स्पष्ट बहुमत पाएगी और सरकार बनाएगी, या एनडीए के सहयोगियों के सहारे सरकार बनाने की नौबत आएगी? एनडीए चलता रहेगा। बीजेपी ने जिस प्रकार 2014 के अंदर बहुमत प्राप्त किया है, अब की बार भी करेगी। मैं आशावादी हूं। चलिए, आप आशावादी हैं और ये इस आशा को लोग जो है वो किस तरीके से लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन सर, आप इंडिया टीवी पर आए, वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।